हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, प्रोप्राइटरशिप। अब आपको प्रोप्राइटरशिप के बारे में तो पता ही है खैर, कि जहाँ पे केवल एक इंडिविजुअल है जो अपने सारे बिजनेस को कैरी ऑन करता है। ठीक है, जैसे एक इंडिविजुअल है, वो अपना बिजनेस चला रहा है, तो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसका होगा, जो भी लॉस होगा वो भी उसी का होगा। बट वही चीज़ें हैं कि कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान हैं, जैसे हर केस में होता है। फ़ायदे क्या है कि एक तो सारा प्रॉफिट उसका है। नुकसान क्या है कि सारा नुकसान भी उसी का है, कल को लॉस होगा तो सारा उसी का होगा। ऐसे क्या है कि सारा सेंट्रलाइजेशन है, कंट्रोल उसके हाथ में है। एक ही बंदे के हाथ में कंट्रोल है तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाएगी, क्विक डिसीजन मेकिंग होगी। अब इसी में नुकसान भी है। तो एक ही बंदे के हाथ में सारी डिसीजन मेकिंग होगी, सेंट्रलाइजेशन होगा, तो उससे होता क्या है कि कई बार डिसीजन जो है गलत लिए जाते हैं। जैसे 2 या 3 लोग होते हैं तो डिसीजन लेते हैं, जब वो आपस में बातचीत करके लेते हैं, फिर ड्यू कंसल्टेशन लेते हैं। बट जहाँ पे सारा का सारा कंट्रोल एक ही आदमी के हाथ में होता है, तो चांसेस वहाँ ये रहते हैं कि डिसीजन जो है वो गलत लिया जा सकता है। ठीक है। तो और उसके अलावा जो है फ़ायदा क्या है कि पार्टनरशिप में ये फ़ायदा देता है कि जैसे कि कल को जैसे टैक्स लगना है, इनकम होगी, फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो इनकम टैक्स में क्या एक स्लैब का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको पता है कि जो भी स्लैब्स का बेनिफिट है, रिबेट है 87A वगैरह की, सब मिलती है। तो स्लैब का बेनिफिट है, रिबेट है जो एक इंडिविजुअल को मिलती है, वो सारी मिलनी है। उसकी बिजनेस की इनकम पर्सनल इनकम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, सेम ही है। ठीक है। तो कहने का भाव क्या है कि एक तो उसको स्लैब का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। अब एक फ़ायदा क्या होता है कि उसका अपना पैसा है, जैसे मर्जी वो उसको यूज़ करे। उससे एक रहता है कि एक तो क्या है कि इसमें सीक्रेसी रहती है, बिजनेस में सीक्रेसी रहती है, आप क्या कमा रहे क्या नहीं कमा रहे किसी को कुछ नहीं पता। और एक साल के एंड में एक रिटर्न भरनी है, इनकम टैक्स रिटर्न, बात खत्म। अगर हाँ एक लिमिट क्रॉस हो जाती है, ठीक है, तो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है एज पर जीएसटी लॉ। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि कोई इसका कोई इनकॉर्पोरेशन का कोई मैंडेटरी नहीं है। जैसे कंपनी है उसकी तो मैंडेटरी करवानी है इनकॉर्पोरेशन, उसके बिना तो कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। एलएलपी बनाएगा तो करवानी ही करवानी है। वन पर्सन कंपनी है तो करवानी है। ठीक है। तो पार्टनरशिप में किसी प्रकार की कोई इनकॉर्पोरेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट हाँ वही जैसे मैं बताया आपको, तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है तो पैन कार्ड चाहिए, उसको पैन नंबर चाहिए। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो जीएसटी आइन लेना पड़ेगा उसको, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। उसके अलावा एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, सात स्टेट का जैसे होता है, तो उसके तहत एक छोटा सा एक 200-300 रुपये की फीस होती है, वो भर के क्या है कि उसका चलो जहाँ भी वो बिजनेस कर रहा है तो उसके तहत एक रजिस्ट्रेशन छोटी सी हो जाती है। वो आजकल ऑनलाइन ही है सारी। तो बेसिक सी कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है। और इसका जो एक नुकसान है इसका, ठीक है, कल को जैसे आप बिजनेस स्केल कर पे लेके जाना चाहते हैं तो पैसा रेस करना मुश्किल हो जाता है, पैसा रेस करना मुश्किल हो जाता है। कल को आपको शेयर्स जैसे इशू कर सकते हैं कंपनी में, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं, बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं। लेंडर्स भी कंपनी को देने में रिलेक्टेंट नहीं होते, वो इजीली दे देते हैं। पर प्रोप्राइटरशिप में जो लेंडर्स होते हैं वो ज़्यादा पैसा देके राजी नहीं होते। और प्रोप्राइटरशिप क्या है कि वो ना शेयर्स रेस कर सकते हैं, शेयर से पैसा रेस कर सकते हैं, ना डिबेंचर से ना बॉन्ड से। तो ये दिक्कतें होती हैं। ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि फ़ायदा इसमें ये रहता है कि एक प्रोप्राइटरशिप है। ठीक है। उसका एक फ़ायदा ये है कि जैसे एक बंदे के हाथ में कंट्रोल है, सेंट्रलाइजेशन है, कंट्रोल और सेंट्रलाइजेशन होने के कारण डिसीजन मेकिंग फास्ट है। ठीक है। नुकसान फिर बहुत ज़्यादा हैं इसके। इसका कोई एक सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इस कारण से क्या है कि कल को लॉसेज होते हैं तो जो इंडिविजुअल है, प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस के डेट्स के लिए पर्सनली लायबल हो जाता है। तो कल को बिजनेस की जो डेट्स हैं उसको पे करने के लिए उस इंडिविजुअल को अपनी पर्सनल एसेट्स को भी सेल करना पड़ सकता है। ठीक है। तो ये नुकसान भी होते हैं उसके। ठीक है। और जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा है वो नहीं मिल पाता। इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझते हैं आपकी, जब बिजनेस जब बड़ा होता है, ठीक है, उसमें क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल के फ़ायदे मिलते हैं। ठीक है। पर इसमें क्या है कि कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो है नहीं, बिजनेस को आप बहुत बड़ा तो कर नहीं सकते। ठीक है। बिजनेस को आप बहुत बड़ा कर नहीं सकते, तो यहाँ पे इसमें क्या है कि कोई इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलते आपको। ठीक है। तो आप एक सीमित दायरे में रह के बिजनेस कर पाते हैं, ज़्यादा आप बिजनेस बढ़ा नहीं पाते, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का तो सवाल ही पैदा इसमें नहीं होता। ठीक है। चलिए, बहुत सिंपल है, जो मैंने समझाया वही बातें यहाँ पे बेसिक लिखी हैं। ठीक है। कुछ खास है नहीं इस टॉपिक में। ठीक है। आइए फटाफट इसको कवर करते हैं। क्या बोलते हैं, कहते हैं वास्ट मेजोरिटी ऑफ स्मॉल बिजनेसेस स्टार्ट आउट एज सोल प्रोप्राइटरशिप। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस। देखो हमारे इंडिया में है भी क्या वैसे। ठीक है। इंडिया में जो शुरुआत थी, तो पहले बिजनेस का तो कल्चर नहीं था, एग्रीकल्चर का कल्चर था। फिर धीरे धीरे लोगों को लगा कि नहीं, खाली एग्रीकल्चर से गुजारा नहीं होगा, इसके लिए एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी होना चाहिए। तो लोगों ने, हर एक बंदे ने अपना अपना कुछ ना कुछ स्टार्ट करना शुरू कर दिया। किसने कोई शॉप खोल ली, किसने कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम कर दिया, किसने ट्रेडिंग का काम कर दिया। ठीक है। तो कहने का भाव क्या है
कि यानी कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर दिए, छोटे छोटे बिजनेसेस स्टार्ट किए, ठीक है, एक अपने नाम पे, इंडिविजुअल के नाम पे, प्रोप्राइटरशिप को बोलते हैं हम। द सोल प्रोप्राइटरशिप इज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है जो उसको ओन्ड भी कर रहा है, मैनेज कर रहा है, सब कुछ उसको कंट्रोल कर रहा है, चला रहा है सारा कुछ, ठीक है। ही हैज़ डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रनिंग द बिजनेस, ही हैज़ टू अरेंज कैपिटल फॉर द बिजनेस। वो तो है, ये सारी बातें हैं, उसी को बिजनेस चलाना है, उसी को पैसा इकट्ठा करना है, उसी को टैक्स देना है, सब बिजनेस की जो मैनेजमेंट है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, क्योंकि पैसा भी सारा उसी के पास जाएगा कल को, ठीक है। एंड अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट, इज देयरफॉर एंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स एंड हैज़ टू बी एज द लॉसेज ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट भी उसी का सारा, तो कल को लॉस होगा तो लॉस भी इसी का ही है सारा का सारा, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप ओन ऑल द एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ही ऑल्सो अज्यूम्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी ऑफ लिबिलिटीज और डेट्स। कल को कोई भी लिबिलिटी इनकर होगी, डेट्स इनकर होगा, तो सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोप्राइटर की ही है। इन द आइज ऑफ लॉ एंड पब्लिक, सोल प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस आर वन एंड सेम। जो मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई सेपरेट लीगल एंटिटी तो है नहीं, जैसे कंपनी है, एलएलपी है, वहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस अलग है, ठीक है, और जो मेंबर्स हैं या पार्टनरशिप में पार्टनर्स है वो अलग है, उनकी लिबिलिटी सीमित है, ठीक है, उनकी लिबिलिटी लिमिटेड है, तो वो जो बिजनेस के डेट्स हैं उसके लिए लायबल नहीं है, ठीक है। एलएलपी में क्या होता है कि जो पार्टनर होता है उसकी लिबिलिटी कहाँ तक होती है, अप टू द अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन, और कंपनी में जो अप टू द अनकॉल्ड अनपेड शेयर कैपिटल, ठीक है ना। इट इज़ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इजिली फॉर्म्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बिकॉज नॉट मच लीगल फॉर्मेलिटी इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश इट। तो आपको पता ही है कि इसमें कोई खास, इसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, तो इसको बनाना आसान, चलाना आसान, ठीक है। फॉर इंस्टेंस टू स्टार्ट ए फैक्ट्री द परमिशन ऑफ लोकल अथॉरिटीज इज सफिशियंट। अगर एक प्रोप्राइटर को एक फैक्ट्री स्टार्ट करनी है तो ठीक है, एक लोकल जो अपना फैक्ट्री इंस्पेक्टर है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, उनकी परमिशन ली तो इट्स ओके। सिमिलरली टू स्टार्ट ए रेस्टोरेंट इट इज ओनली नेसेसरी टू गेट द परमिशन ऑफ लोकल हेल्थ अथॉरिटीज, और अगेन टू रन ए ग्रोसरी स्टोर द प्रोप्राइटर हैज ओनली टू फॉलो द रूल्स लेड डाउन बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आपने कोई करियाना शॉप खोलनी है, चलो जी, घर में या कहीं पे भी एक करियाना शॉप स्टार्ट करनी है, कर ली, चलो शुरू काम, ठीक है। तो बेसिक कोई रिक्वायरमेंट है तो बंदा इतनी तो पूरी कर ही लेता है, ठीक है। मेरिट्स हैं, ठीक है, पढ़ते हैं हम सारा, जैसे बनाना आसान, कंट्रोल अपने हाथ में है, सारा का सारा बेनिफिट इसके हाथ में आएगा, ठीक है। स्मॉल स्केल ऑपरेशंस के जो बेनिफिट्स हैं, सरकार बहुत फैसिलिटीज़ देती है, आपको पता है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो एंटरप्राइजेज हैं, ठीक है, उनको बहुत सारी फैसिलिटी सरकार देती है, चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है, उसके अलावा बहुत सारे जैसे सब्सिडीज़ वगैरह होती हैं वो भी इनको मुहैया करवाई जाती हैं। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट, इकलौता बंदा है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में है, ठीक है। कंपनी में तो क्या है कि डायरेक्टर अपॉइंट करो, पूरी टीम बनाओ, ऐसा, ठीक है, तो खर्चे बहुत होते हैं। स्विफ्ट डिसीजन, क्योंकि कंट्रोल सारा अपने हाथ में है, तो डिसीजन मेकिंग ऑब्वियसली फास्ट होगी ही होगी। कॉन्फिडेंशियलिटी, सारा कंट्रोल अपने हाथ में है, सारा कुछ रिकॉर्ड अपने हाथ में है, कोई डिस्क्लोजर है नहीं, फाइलिंग कुछ है नहीं, ठीक है। जैसे कंपनी में क्या है कि सब कुछ एमसीए को बताना पड़ता है, किसी भी इवन प्राइवेट कंपनी की आप बैलेंस शीट चेक करना चाहते हो, बड़ी इजीली mca.gov.in पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। और कुछ भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हो, लोन क्या है, वो सब पता लग जाएंगे आपको, कौन डायरेक्टर है, कौन ऑडिटर है, सब पता लग जाएगा। बट प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेस पेपर वर्क, ठीक है, इंडिविजुअल है, कुछ खास कुछ फाइलिंग है नहीं, कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं लीगल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई कंप्लाइंसेज है नहीं, तो पेपर वर्क ऑब्वियसली कम हो जाता है। सिंपल टैक्स कैलकुलेशंस, ठीक है। सिंपल टैक्स कैलकुलेशन में क्या है, वही जो मैंने बताया कि जैसे कि स्लैब का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, जो समझाया वही इसमें लिखा है, फटाफट इसको पढ़ देते हैं। अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी रिलेवेंट है, डिटेल्ड है, वो उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे फिर, ठीक है। ए सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज। पहला, इजी फॉर्मेशन, इजी टू फॉर्म है, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है सेटिंग अप दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ नॉट गवर्नड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ, कोई जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, एलएलपी है, एलएलपी एक्ट 2008 है, कंपनीज एक्ट 2013 है, तो ऐसा इसके लिए कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि पार्टनरशिप एक्ट ऐसे कुछ, ठीक है। इट इज सिंपली रिक्वायर्ड दैट द बिजनेस एक्टिविटी शुड बी लॉफुल एंड शुड कंप्लाई विद द रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय द लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज बोले जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या स्टेट अथॉरिटीज हैं, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो पूरी कीजिए, अपना बिजनेस आराम से कीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। पैटर्न कंट्रोल वही है कि एक सेंट्रलाइजेशन है, सारा कंट्रोल एक ही बंदे के हाथ में, जिससे क्या है कि जो डिसीजन मेकिंग है दैट बिकम फास्ट। इन सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशंस आर टेकन बाय वन पर्सन विच मेक्स फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस सिंपल एंड ईजी, ठीक है। इसमें क्या रहता है
कि जो भी डिसीजन मेकिंग है वो सारे एक ही इंडिविजुअल जो प्रोप्राइटर है वो ले रहा होता है, जिससे क्या है जो फंक्शनिंग है बिजनेस की वो सिंपल हो जाती है, ईजी हो जाती है। द सोल प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन साइज एंड नेचर ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो जब उसको बिजनेस को बढ़ाना है घटाना है, इसके हाथ में सारा कुछ, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करने के लाइक कंपनीज, ठीक है, तो सारा कुछ अपने ही कंट्रोल में है। जब मर्जी वो बिजनेस के कुछ ऑपरेशन को घटाना चाहता है, नेचर ऑफ एक्टिविटी को बदलना चाहता है, तो एनी टाइम ही कैन डू एनीथिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, क्योंकि उसके लिए सारा कंट्रोल अपने हाथ में है, डिसीजन मेकिंग स्विफ्ट है, फास्ट है, तो जैसे उसको सही लगेगा वो वैसा कर सकता है। दिस गिव्स बेटर कंट्रोल टू बिजनेस। ठीक है, इससे क्या है कि जो बिजनेस के ऊपर बेटर कंट्रोल आ जाता है किसका, प्रोप्राइटर का। ठीक है, नेक्स्ट है सोल बेनिफिशियरी ऑफ प्रॉफिट्स। वही बात, अब प्रॉफिट के ऊपर सारा कंट्रोल है तो कल को लॉसेज होंगे, वो भी सारे इसको भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर इज द ओनली पर्सन टू हुम द प्रॉफिट्स बिलोंग। तो सारे के सारे जो प्रॉफिट्स हैं इसी के हैं। ऐसे जब हम डिमेरिट्स देखेंगे तो लॉसेस भी सारे इसी के ही हैं। इवन लॉसेस का भुगतान करने के लिए, लोगों के डेट्स पे करने के लिए, इसकी जो घर की एसेट्स हैं, घर की जो घर भी है इवन, वो भी बेचना पड़ सकता है। ठीक है, दिस इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। जो है अपना है, जो गया अपना गया। ठीक है, मान लो मैं प्रोप्राइटर हूँ, जो मैं मेहनत करूँगा सारे पैसा मेरी जेब में है। ठीक है, अदरवाइज देखिए दो पार्टनर्स जब काम करते हैं, पार्टनरशिप में क्या रहता है, दो पार्टनर्स काम करते हैं, एक पार्टनर खास मेहनत नहीं लगा पाता, दूसरा पार्टनर बहुत मेहनत कर रहा होता है। ठीक है, और प्रॉफिट बाद में पता लगता है बराबर बंट गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो जो मेहनत कर रहा है उसको लगता है यार मेहनत मैं कर रहा हूँ, सारा दिमाग मैं लगाता हूँ, एक्टिव एक्टिव डिसीजन मैं लेता हूँ, सारा का सारा रात में मेरी खराब हो जाती है सोच सोच के। ठीक है, और बेनिफिट आधा ये ले जाते हैं, जो फालतू टेंशन नहीं लेता, आया 8 घंटे लगाए चल निकल गया। ठीक है, तो देखो खाली जो प्रॉफिट की बात नहीं होती, खाली टाइम इन्वेस्ट करने की बात नहीं होती, एप्लीकेशन ऑफ माइंड की बात होती है। हर बंदा हर चीज़ में टाइम दिमाग नहीं लगा सकता। ठीक है ना, तो मैं तो आप हमेशा ये कहता हूँ कि देखो अगर आपको शांति से बिजनेस चलाना है, शांति से पैसा कमाना है, तो यू नीड टू गो फॉर द प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा ही स्केल बड़ा करना है फिर गो फॉर द कंपनी, एटलीस्ट लिबिलिटी तो लिमिटेड रहेगी। तो पार्टनरशिप वाला कॉन्सेप्ट आई डो नॉट प्रेफर। करना है तो पार्टनरशिप मत करिए, एलएलपी में चले जाइए, वही पार्टनरशिप ही है, बट एटलीस्ट अगेन द लिबिलिटी इज लिमिटेड। ठीक है ना, दिस मोटिवेट्स हिम टू वर्क हार्ड एंड बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस। देखो सीधी सी बात है, प्रोप्राइटरशिप कोई माड़ी नहीं है। मेन दिक्कत क्या होती है कि प्रोप्राइटरशिप में केस में क्या होता है भाई, रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर पाता। एक ही बंदा होता है, सारे डिसीजन उसको लेने होते हैं। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे होता है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, बट रिस्क नहीं मैनेजमेंट कर पाते, रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। एक क्या है कि जो डाउन साइड रिस्क होता है उसको मैनेज करना होता है। डाउन साइड रिस्क क्या है, जैसे कि हाँ भी एकदम से हेल्थ खराब होगी तो क्या करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए। ठीक है, डेथ हो जाती है प्रोप्राइटर की, पूरा घर घर की हालत ख़राब हो जाती है, घर बेचना पड़ जाता है, उसके लिए टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। ठीक है, अल्टीमेट हम पैसा कमाते किसके लिए, अपने लिए तो कोई भी नहीं कमा रहा। अपने लिए तो बंदा 5-10 हज़ार कमाएगा उतने में बहुत है। ठीक है, हर बंदा पैसा किसके लिए कमा रहा है, परिवार के लिए कमा रहा है। तो बेटा उस सिचुएशन में क्या होता है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस होगी, टर्म इंश्योरेंस होगी, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। उसके अलावा अपने रिटायरमेंट के लिए रिटायरमेंट कॉर्पस होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि देखो हमारे इंडिया में सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ये सिखाई ही नहीं जाती, मनी मैनेजमेंट सिखाई नहीं जाती। जो मनी मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये तो हमारे ख्याल से जो फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड से ही इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। एक अलग से एक सिलेबस होना चाहिए, एक अलग से एक सब्जेक्ट होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, मनी मैनेजमेंट का, कंपाउंडिंग के बारे में बताना चाहिए। बच्चों को पता पता ही नहीं होता, बस वो 10th के फॉर्मूले होते हैं कंपाउंडिंग के, वो रट्टा लगा के चलो हो गया जी कंपाउंड हो गया। ठीक है, बट बच्चों को समझाना चाहिए कि अगर आप 20 साल से या 25 साल से इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, 5 हज़ार महीना भी तो ये 25 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, अगर आप 35 साल के बाद सेविंग करते हो, ठीक है, तो इतना होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, फैक्चुअल बात बता रहा हूँ मैं आपको। हमारी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम हमें हमें जब पूरी एनर्जी होती है, हमारे खर्चे कम होते हैं जब ये 22 23 25 साल की एज में, तो हमें मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं होता, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। तो हमें होता है कि नहीं पैसे आ गए गाड़ी ले ली, पैसे आ गए चलो घर बना लिया, रिपेयर कर लिया, ठीक है, पापा को गिफ्ट देंगे जी गाड़ी दे दी। ठीक है, और बाद में वो गिफ्ट देते देते पता लगता है जब 35 40 साल के होते हैं तो अपने पल्ले कुछ नहीं बचता, गाड़ी की वैल्यू जीरो हो जाती है। जो घर बनाया होता है उसको, ठीक है, पुराना हो जाता है, 15 20 साल पुराना, आउटडेटेड हो जाता है वो भी सब कुछ।
ठीक है, जो भी आप लगा रहे हो टैप्स शैप्स ये कुछ अच्छे से अच्छा, वो सब उसकी लाइफ है 5 10 15 साल, वो सब खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, बट पैसा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर दो तो वो तो कंपाउंड होता ही जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि बाकी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, बाकी भी ज़रूरी हैं, बट सिमिलरली साइमल्टेनियसली क्या है कि यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर योर सेल्फ। अपने लिए इन्वेस्ट करते जाओ, ताकि जब आप 35 40 ईयर्स के हो तो आपके पास सोचने के लिए क्या है कि टाइम हो। ठीक है, क्योंकि आप मान लो कोई बिजनेस चेंज करना चाहते हो या जॉब चेंज करना चाहते हो, यू हैव फंड्स। ठीक है, यू कैन टेक ए कॉल, आप डिसीजन ले सकते हो उस समय। अदरवाइज जब पैसे ही नहीं है तो आपकी डिसीजन मेकिंग बिल्कुल जीरो हो जाती है। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, दिस मोटिवेट्स हिम टू वर्क हार्ड एंड बियर द रिस्क ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल स्केल ऑपरेशंस। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटरशिप इज जनरली ऑर्गेनाइज्ड फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस। दिस हेल्प्स द प्रोप्राइटर्स फैमिली मेंबर्स टू बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। कहते हैं जो सोल प्रोप्राइटरशिप है जो जनरली ऑर्गेनाइज होती है स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए। बड़ा बिजनेस करेंगे तो थोड़ी ना प्रोप्राइटरशिप करेंगे हम। ठीक है, इससे क्या है कि जो प्रोप्राइटर्स का फैमिली मेंबर्स हैं टू बी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। एट द सेम टाइम सच ए बिजनेस इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू सर्टन कंसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। मैंने बताया काफ़ी सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की जो जो माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए होती हैं। ठीक है, और एक इंडिविजुअल का बिजनेस है, जैसे मैं ही मान लो पढ़ा रहा हूँ, मेरा अपना एक प्रोफेशन है, पढ़ाता हूँ, तो मेरी वाइफ कुछ ना कुछ हेल्प कर देती है, मेरे बच्चे हेल्प कर देते हैं कुछ काम में। ठीक है, मान लो मेरी किराना शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, तो मेरी ठीक है वाइफ कुछ टाइम बैठ गई, पेरेंट्स कुछ टाइम बैठ गए। तो पार्टनरशिप में ये होता है कि चलो फैमिली भी कुछ ना कुछ साथ दे देती है, पता ही है फैमिली वालों को भी जो भी कमाई हो रही है हमारी ही आनी है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट होनी है। ठीक है, तो फैमिली भी उसमें हेल्प करती है। For example, small industrial organizations can get electricity and water supply at concessional rates on a priority basis। ये बिल्कुल, ये स्टेट की भी बहुत सारी स्कीम है, सेंटर की भी काफ़ी स्कीम्स होती हैं, सब्सिडाइज स्कीम्स होती हैं कुछ, ये कंसेशनल रेट्स ऑफ लोन्स होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा क्या है कि जो एमएसएमई हैं उसको बढ़ावा दिया जाता है। इनएक्सपेंसिव मैनेजमेंट भी, सारा कंट्रोल तो अपने हाथ में है। ठीक है, तो उसको एक लिमिटेड साइज ऑफ बिजनेस है तो स्पेशलिस्ट की कोई खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, होती भी है तो थोड़ा बहुत होती है, वो खुद मैनेज कर लेता है। ठीक है, थोड़ा बहुत फीस पे करके चला लिया। अब जिससे क्या है कि वो अपने मतलब कि बेसिकली वो अपने पर्सनली क्या है सुपरविज़न कर लेता है। एक हमेशा एक बात याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहते हैं कि अगर आप बिजनेस में चले जाते हो या नहीं भी जाते, खासकर जब चले जाते हो, तो यू नीड टू नो अ लिटल अबाउट अ लॉट। यू नीड टू नो अ लिटल अबाउट अ लॉट। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि खाली मुझे पढ़ाना ही आता है। तो पढ़ाने के अलावा क्या है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, टेक्निकल इश्यूज होते हैं, कुछ लैपटॉप में, पीसी में, कैमरा में कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है प्रॉब्लम्स हैं वेबकैम में, तो वो खुद सॉल्व कर लेता हूँ मैं। या वेबसाइट को चलाना होता है तो खुद अपनी वेबसाइट मैनेज कर लेता हूँ मैं। कोई प्राइजेस चेंज करने हैं, अपडेट करने हैं, वट एवर इट इज़, ठीक है, अपने आप चेंज कर लेता हूँ। तो मैं आपको सच फैक्चुअल बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं किसी चीज़, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अपने आईटी वाले बंदे के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड हो जाता हूँ ज़्यादा, तो वहाँ पे वो क्या है कि हमारी फ्लिसिंग करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, हमें ढंग से काम करने नहीं देते। उनको पता होता है कि आपको पता नहीं है, तो उसी का वो नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यू नीड टू नो अ लिटल अबाउट अ लॉट। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पता होनी चाहिए, आपको आईटी के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए, आपको अपने काम के बारे में तो चलो एक्सपर्टीज होनी ही चाहिए। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटर डज नॉट अपॉइंट एनी स्पेशलिस्ट फॉर वेरियस फंक्शंस। ही पर्सनली सुपरवाइजर्स वेरियस एक्टिविटीज एंड कैन अवॉइड वेस्टेज इन द बिजनेस। ठीक है, उसको पता है कि हाँ भी यार ये इतना तो मैंने से कुछ करो। जैसे मैं आपको एक ऐप की एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक प्ले स्टोर की ऐप बनी, उसमें हमारा काफ़ी पैसा लग गया, टाइम लगा, पैसा लगा, बट हमने देखा कि इसकी आउटपुट तो निकल नहीं रही। और जिस बंदे से हमने वो ऐप बनवाई है वो बंदा ढंग से उसको देखता ही नहीं है, उसकी ऐप अच्छे से चल भी रही है कि नहीं चल रही है, कुछ कमा भी रहे नहीं कमा रहे। तो अल्टीमेटली क्या है कि हमें वो ऐप बंद करनी पड़ेगी। उसके बाद आज तक हमने क्या है कि ऐसा कुछ खर्चा फालतू किया ही नहीं। हमें पता लग गया कि यार हमारे से जो बच्चा जुड़ रहा है उसे क्या चाहिए, उसको अच्छा कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए, उसको किसी ऐप या वेबसाइट से कोई लेन देन नहीं है। हाँ, वेबसाइट इसलिए होती है कि चलो बच्चा आएगा, ऑर्डर करेगा, ऑर्डर प्लेस कर लेगा, इट्स ओके। ठीक है, बाकी हमें वो चीज़ें बच्चों को देनी है, ठीक है, अफोर्डेबल प्राइजेस पे देनी है, अच्छी चीज़ें देनी है, जिससे क्या है कि बच्चा जो है एग्ज़ाम में पास हो सके और जो वो हमसे सीखना चाहता है वो सीख सके। ठीक है ना। चलिए बेटा, आप कहेंगे सर ये क्या बातें हो रही हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, पढ़ाना तो फिर पढ़ाना ही है, कोई पढ़ा सकता है ये पढ़ के तो। ठीक है, साथ में जो बातें आपको बताने वाली होती हैं इंपॉर्टेंट,
ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होते हैं बेटा। नेक्स्ट है स्विफ्ट डिसीजन, जो हम बात कर रहे हैं बार बार। प्रोप्राइटर है, ठीक है, सारा कंट्रोल उसके हाथ में, सेंट्रलाइजेशन है, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट हो जाती है। इन सोल प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑपरेशंस आर टेकन बाय वन पर्सन। सारे डिसीजन वही ले रहा है, विच मेक्स फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस सिंपल एंड ईजी। द सोल प्रोप्राइटर कैन ऑल्सो ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द साइज एंड नेचर ऑफ द एक्टिविटी, दिस गिव्स बेटर कंट्रोल टू द बिजनेस। जो हम बात कर रहे हैं, सारा कंट्रोल अपने हाथ में है, जब मर्जी जो मर्जी चेंज करना चाहते हो कर लो। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की हमने, ठीक है, कोई कंप्लाइंसेस तो है नहीं ज़्यादा लंबी चौड़ी कि आपने फाइलिंग वगैरह करनी है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो कॉन्फिडेंशियल है। जैसे एक रिटर्न वगैरह मैंने बताया एनुअल बेसिस पे फाइल करनी है, ठीक है, वो डाटा डिपार्ट सरकार के पास रहता है बस। सोल प्रोप्राइटर कैन कीप ऑल बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू देमसेल्व्स एज द बिजनेस बिजनेस ओनली डिसीजन मेकर। देखो जब पार्टनरशिप होगी, 3 लोग हैं मान लो या 2 लोग हैं, ठीक है, मैं तो अपना जो सीक्रेट है छुपा के बैठा हूँ, भी किसी को बताना नहीं है, पर साथ वाला बंदा लॉयल नहीं है, ठीक है, वो आगे से आगे किसी न किसी को बताता जा रहा है, अपने ही उसके मान लो बच्चे हैं, बेटा है, उसको बता रहा है वो, बेटे को अलग से बिजनेस खुलवा के दे देता है वो, तो फिर क्या होगा, डिस्कॉर्ड ही पैदा होगा। ठीक है, द लॉ डज नॉट बाइंड देम टू द अकाउंट्स, मेक द अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर पब्लिक। ठीक है, तो जैसे कंपनी है उसके अकाउंट्स पब्लिक होते हैं, mca.gv.in पे होते हैं, तो प्रोप्राइटर्स के कोई अकाउंट्स पब्लिक करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेसर पेपर वर्क, मैंने बताया कि यहाँ पे कोई ऐसी तो कंप्लाइंसेस कोई है नहीं लंबी जोड़ी, ठीक है, तो उसका पेपर वर्क बिल्कुल ना के बराबर होता है। Besides setup involves several tasks. Among these, one of the most dreaded one is paperwork or documentation. Most of the would-be business owners do not wish to spend their time in the lengthy process of registering the business as a corporation. So for such individuals, sole proprietorship is the best option. ठीक है, कहते हैं कि देखो जिसने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, शुरुआत करनी है, तो वो किसी लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं फंसना चाहते। ठीक है, देखो एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक छोटा सा नोटिस आ जाता है, 50,000 का एक नोटिस आ जाता है, बंदे की जान निकल जाती है, फिर नोटिस आ गया, कल को और पंगाना पड़ जाए, जो तब बचे हुए तो बचे हुए हैं, ऐसे होता है। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है कि हर बंदा लेंथी जो डॉक्यूमेंटेशन है, लेंथी जो कंप्लाइंसेज हैं, प्रोसीजर्स हैं, उससे बचना चाहता है। तो जिसने भी बिजनेस स्टार्ट करना है, छोटा सा बिजनेस है, वो काहे को जाएगा ऐसे कंपनी वगैरह में, तो वो कहता है नहीं यार पार्टनरशिप ही ठीक है। हाँ, बट कल को जब उसको लगता है कि यार मुझे बिजनेस का स्केल ऊपर लेके आना है, बिजनेस को बढ़ाना है, ओके, वो ऑफिस वगैरह में या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकता है। पेपर वर्क जो है लेस है, तो इसलिए बिजनेस ओनर्स जो है अपना जो टाइम है किसी और काम पे लगा सकते हैं, ना कि खाली डॉक्यूमेंटेशन पे। सिंपल टैक्स कैलकुलेशन मैंने बताया कि इसको जो प्रोप्राइटर है, इसको क्या है कि जो एक स्लैब का बेनिफिट है एक इंडिविजुअल को होता है, वो सारा मिलता है। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल को स्लैब का बेनिफिट मिलना होता है वो सारा मिल रहा होता है। ठीक है, वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग ए सोल प्रोप्राइटर इज दैट taxes are simpler. The tax requirements are pretty straightforward compared to the other business structures. Sole proprietorship is not considered separate legal entity, ये बात तो कर रहे हैं कि कोई सेपरेट लीगल एंटिटी कंसिडर नहीं करते इसको। ठीक है, इसका जो भी है इनकम एक पर्सनल इनकम मानी जाती है, और इसका जो इंडिविजुअल का जो स्लैब है वो बेनिफिट इसको मिलता है, जो डिडक्शंस है वो सब मिलती हैं एज पर द लॉ। तो बिजनेस इनकम और लॉसेज आर रिपोर्टेड ऑन द ऑनर्स इनकम टैक्स। ठीक है, ये अलग से बिजनेस की इनकम नहीं मानी जाती, ये एक इंडिविजुअल की इनकम ही मानी जाती है। जैसे मान लो मैं प्रोप्राइटरशिप में एक पढ़ाता हूँ आप लोगों को, मेरी इनकम साल की आई 8 लाख या 10 लाख आ गई, 10 लाख मेरी इनकम आ गई। उसके अलावा मेरी बाकी की जो इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ये सब क्लब होकर मेरी एक इंडिविजुअल की इनकम में आ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस की जो बिजनेस इनकम थी, ठीक है, तो वो अलग से उसकी टैक्सेशन होगी, उसका रेट अलग होगा, तो सभी इनकम से ऐड होकर मेरी इनकम में आ जाती है, जो भी रेट ऑफ टैक्सेस हैं, स्लैब्स हैं वगैरह, वो अप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटर्स नीड नॉट फाइल टैक्सेस सेपरेटली फॉर पर्सनल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। Besides these, sole proprietors also get certain tax advantages accompanying small business deductions। ठीक है, तो जो हम बात कर रहे हैं, कुछ जो टैक्स एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं, ठीक है, वो सोल प्रोप्राइटर को मिलते हैं एज पर लॉ। ठीक है, फिर कहते हैं कि लोअर बिजनेस फीस। अब यहाँ पे क्या है कि जो बिजनेस फीस है वो बिल्कुल कम होती है। ठीक है, स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर विद ए टाइट बजट इज नॉट अनकॉमन। Several individuals plan their ventures with less capital. For such entrepreneurs, the sole proprietorship is the best business structure. Sole proprietorship can help the owner save on registration. Also, legal requirements and involved cost in a sole proprietorship are much less. ठीक है, तो हम जो बात कर रहे हैं वही बातें बार बार घूम के आ रही हैं कि यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करवानी भी है तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, उसमें 200-300 रुपये फीस लगती है। ठीक है, अगर जीएसटी आपकी लिमिट 20 लाख का जो भी लिमिट है, ठीक है, टर्नओवर की,
वो क्रॉस हो रही है तो आप जीएसटी की करवा सकते हैं, वो तो एक अलग चीज़ होगी। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट स्किल। अब देखो, एक बंदे को तो एक ही लाइन की नॉलेज होगी या 2 लाइन की हो जाएगी, सारा थोड़ी ना ऑलराउंडर होगा हर बंदा। ठीक है। तो अब क्रिकेटर क्रिकेटर है मान लो, वो ये थोड़ी ना कि बैटिंग में भी फील्डिंग में भी, ठीक है, हर चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा, बॉलिंग में भी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो एक जो इंडिविजुअल है उसके जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो लिमिटेड है। 3 लोग होंगे तो 3 दिशाओं में हाथ पैर मारेंगे। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा एक चीज़ पे या 2 चीज़ों पे या 3 चीज़ों पे एक्सपर्टाइज हो सकता है, तो क्या हर चीज़ पे एक्सपर्टाइज हो जाएगा? ठीक है, तो मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं प्रैक्टिकल नहीं पढ़ा पाता, थ्योरेटिकल पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में जस्ट जीएसटी पढ़ाता हूँ मैं। बाकी क्या है कि बाकी मेरा है ही नहीं है, होल्ड ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि अब जैसे संदीप सर काम करते हैं साथ, तो एक पूरा होल्ड बन जाता है उस चीज़ पे। ठीक है, तो एक होल्ड बन जाता है जो 2 लोग इकट्ठे होते हैं। तो सोल प्रोप्राइटर मे नॉट बी एबल टू मैनेज द बिजनेस एफिशिएंटली एज ही इज नॉट लाइकली टू हैव नेसेसरी स्किल्स रिगार्डिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। मैंने भी एक लाइन बोली थी कि यू नीड टू नो अ लिटिल अबाउट अ लॉट। ठीक है, आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए इफ़ यू वांट टू डू अ बिजनेस। ठीक है, बट आप हर चीज़ में स्किल्ड हो जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर मुझे इतना पता है कि जैसे मान लो मेरा जो लाइन है ऑनलाइन क्लासेस की है, अगर मुझे आईटी के बारे में नॉलेज हो जाए ना, पूरा ऐप डेवलप करना आ जाए, सिर्फ एक एप्लीकेशन डेवलप करनी आ जाए, अच्छे से एप्लीकेशन डेवलप करनी अच्छे से आ जाए मुझे, तो मुझे पता है कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। तो यही चीज़ है कि टीचर्स बहुत सारे आगे बढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको आईटी की सपोर्ट ढंग से नहीं मिल पाती। उनको आईटी की सपोर्ट ढंग से मिल नहीं पाती। अगर आईटी की, जिन लोगों को आईटी की सपोर्ट मिली है ढंग से, या जिन्होंने आईटी की सपोर्ट को समझा, वैल्यू समझी, तो उन लोगों ने पैसा कमाया इवन के टीचिंग प्रोफेशन से भी। ठीक है ना। तो यानी कहने का भाव क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वहाँ स्किल्स भी ज़्यादा होंगी, तो जहाँ स्किल्स हैं तो वहाँ इनकम भी ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट है। ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारा, दिस पोजेस डिफिकल्टीज इन ग्रोथ ऑफ बिजनेस ऑल्सो। तो मैनेजमेंट स्किल्स लिमिटेड होंगी, लिमिटेड नॉलेज होगी। ठीक है, एक ही बंदा सब में, सब फील्ड में तो मास्टर हो नहीं सकता, तो उससे ग्रोथ के चांसेस भी क्या हैं कि कम हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक बंदे के पास कितना पैसा होगा, कितना वो लेके आएगा, तो जितने उसके पास रिसोर्सेज है वो ले आएगा, जितने उसके पास रिसोर्सेज है वो ले आएगा। ठीक है। बट इससे क्या है कि इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल है, उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। सोल प्रोप्राइटर ऑफ ए बिजनेस इज जनरली, ठीक है, जनरली at a disadvantage in raising sufficient capital. His own capital may be limited and his personal assets may be also be insufficient for raising loans against their security. This reduces the scope of business growth. देखो, बिजनेस को अगर आगे बढ़ाना है तो पैसा चाहिए। ठीक है। देखो, बिजनेस भी कई तरह के होते हैं। बूट स्ट्रैप होता है जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। ज़्यादातर बिजनेस तो वही काम है जो बूट स्ट्रैप बिजनेस है। जैसे मेरा है, मैंने जीरो से स्टार्ट किया 2011 में, 10 में लगा लीजिए। 10 में क्या है कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया। तो मेरा क्या था, एक बूस्ट है प्रोफेशन। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है कि अगर आपको भाई, एक तो होता है कि फंडिंग चाहिए, तो दिक्कत तो रहती रहती है। फंडिंग की दिक्कत तो होती ही होती है ना। अगर आपका पैसा है, आप उसको पैसा और डाल डाल के आगे बढ़ा सकते हैं बिजनेस। ठीक है, मार्केटिंग पे, सेलिंग पे खर्च कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही। एक इंडिविजुअल है इकलौता, जितना उसके पास पैसा है वो ले आएगा बिजनेस में, वो बेचारा डर डर के लाएगा। ठीक है। अनलिमिटेड लिबिलिटी तो हम बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, यहाँ पे ये सबसे बड़ा जो नेगेटिविटी है प्रोप्राइटरशिप की वो यही है कि यहाँ पे जो लिबिलिटी है बेटा वो अनलिमिटेड है। एक जो इंडिविजुअल है उसकी जो पर्सनल एसेट्स हैं, प्राइवेट एस्टेट है, वो भी लायबल हो जाती है टू पे द डेट्स ऑफ द बिजनेस। The sole proprietor is personally liable for all business obligations. For payment of business debts, his personal property can also be used if the business assets are insufficient. तो यानी कि जो बिजनेस की जो लिबिलिटीज़ है उसको पे करने के लिए उसकी जो पर्सनल प्राइवेट एस्टेट है वो भी क्या है कि बेचनी पड़ जाती है। ठीक है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब कल को बंदे की डेथ हो गई, डेथ हो जाती है, या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है परमानेंट, तो गया बिजनेस। ठीक है, आगे कोई चलाने वाला है सक्सेसर तो चला लेगा, नहीं तो खत्म, डेट, सारी ज़िंदगी की मेहनत खत्म। यही कंपनी होती है, आगे से आगे चलती रहती है। ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन suffers from the lack of continuity. If the proprietor is ill, this may cause temporary closure of business. If he dies, the business may be permanently closed. ठीक है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें क्या है कि लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी का इशू रहता है। प्रोप्राइटर अगर बीमार हो जाता है तो बिजनेस कुछ टाइम के लिए रुक सकता है, मर गया तो ख़त्म हो जाएगा बिजनेस। सेलिंग द बिजनेस इज ए चैलेंज।
ठीक है, जैसे कंपनी में तो क्या है कि शेयर्स है, आप सेल करके निकल सकते हो, पर बिजनेस जो चल रहा है आपका वो कैसे आप बेच पाओगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जैसे मान लो आपका कोई चल रहा है, कोई फैक्ट्री चल रही है, कुछ है, उसको आप एकदम बेचना चाहते हो, नहीं बिक पाता। ठीक है, जनरली द एंटरप्रेन्योर do not want to consider the possibility of selling their businesses, but as the owner it is practical to contemplate passing the baton। ठीक है, तो मतलब देखो, जब आपको किसी न किसी को तो आगे हैंड ओवर करना ही है ना बिजनेस, ये सारी ज़िंदगी चिपके रहोगे बिजनेस के साथ, तो यानी ये बड़ी दिक्कत रहती है कि हैंड ओवर किसको करना है, या शेयर्स बेच के निकल सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है नहीं। कंपनी में तो क्या है कि ठीक है, आप शेयर्स बेच दिए, परसेंटेज, कुछ परसेंटेज शेयर बेच दिए, कुछ अपने पास रख लिए, कंपनी ग्रो करेगी तो आपके शेयर वैसे बढ़ जाएंगे, तो ऐसा। Selling a sole proprietorship business is challenging. If the business is significantly profitable, selling it would trigger high capital gain tax। तो कहते हैं कि चलो आप मान लो बेच भी देते हैं, ठीक है, प्रोप्राइटरशिप है, जैसे देखो एक बिजनेस दूसरे में मर्ज होता है, अमलगामेंट होता है, तो कोई टैक्स नहीं लगता। बट यहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस है, आप बेचोगे तो आपको क्या है कि जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएंगे हाई। ठीक है, ऑल्सो सेलिंग ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मीन्स सेलिंग द डेट्स एज वेल। A new startup might have more debts than profits. This often make it difficult to predict profits for the potential buyers। ठीक है, आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है, ठीक है, तो अब नया नया स्टार्ट किया था और डेट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसको वैसे कोई नहीं खरीदेगा। यही प्रॉब्लम्स है। रिस्क इन डिसीजन मेकिंग, तो देखो यहाँ पे एक इकलौता बंदा है, एक ही इंडिविजुअल है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, तो एक ही बंदा सारे डिसीजन ले रहा होता है, तो वहाँ पे दिक्कत क्या रहती है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि कंसल्टेशन तो होते नहीं है, तो चांसेस ये हैं कि बिजनेस डिसीजन गलत लिए जा सकते हैं। One of the significant disadvantage of sole proprietorship that several people do not consider is the risk of making wrong decision। As mentioned earlier, the final decision of every business function depends on the owner। कि यहाँ तो क्या है कि सारा का सारा क्या है कि सेंट्रलाइजेशन है, सारा का सारा ये क्या है, सेंट्रलाइजेशन है, सारा का सारा कंट्रोल एक ही इंडिविजुअल के हाथ में है। तो यहाँ पे जो बंदा इंडिविजुअल है वो हड़बड़ी में डिसीजन लेगा, पोच पोच में डिसीजन लेगा, दैट मे बी रॉन्ग। अगर एक डिसीजन गलत चला गया और वो लॉस हो गया ज़्यादा, तो बिजनेस कल को ख़त्म भी हो सकता है। ठीक है, एज मैंशन अर्लियर द फाइनल डिसीजन ऑफ द एवरी बिजनेस फंक्शन डिपेंड्स ऑन द ऑनर। इन ए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इज नो बडी टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, तो द रिस्क ऑफ एरर इन डिसीजन मेकिंग इज हाई इन सोल प्रोप्राइटरशिप। एक इंडिविजुअल है, वही सारे डिसीजन ले रहा है, ठीक है, डिसीजन गलत लिया गया तो बिजनेस चौपट। ठीक है, फिर नो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मैंने बताया आपको, यहाँ पे एक ही बंदा है, सारा कुछ चला रहा है, ठीक है, एक लिमिटेड स्केल तक चला पाता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिल पाता। लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंजॉय लार्ज स्केल इकोनॉमीज एज वेल। दैट मीन्स दे कैन प्रोड्यूस मोर इन लेसर ओवरहेड कॉस्ट पर प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि लार्ज स्केल है तो वहाँ पे क्या है कि जैसे पर प्रोडक्ट कॉस्ट है वो कम हो जाती है, ओवरहेड कॉस्ट होती है जो आनी ही आनी है, जैसे सुपरवाइजर की सैलरी है, आनी आनी है वो तो, और वो क्या है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है प्रोडक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो प्रोडक्शन ज़्यादा है जो लार्ज स्केल में होती है, तो सैलरी कम छोटी दिखेगी प्रोडक्शन के हिसाब से। तो एक बंदे का बिजनेस ही बड़ा लिमिटेड सा है, नॉमिनल सा बिजनेस है, तो 10,000 की सैलरी बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है उस समय। ठीक है, फ्रॉम द अबव अकाउंट ऑफ मेरिट्स एंड लिमिटेशंस it becomes clear that it is only personal services like repair work, tailoring, etc., small factories, retail shops, and professional activities which can be set up as sole proprietary organizations। In India, this form of organization is quite popular and accounts for the largest number of business units। ठीक है, तो इंडिया में क्या है कि जो छोटे छोटे काम्स हैं, टेलरिंग है, रिपेयर वर्क है, ग्रोसरी शॉप्स वगैरह है, स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, तो ठीक है, या प्रोफेशनल्स हैं जैसे टीचर हो गया जैसे, ठीक है, इनके लिए तो ये सूटेबल है स्मॉल लेवल ऑफ बिजनेस। अदरवाइज क्या है कि आप पार्टनरशिप में काम नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोसीजर बता रहे हैं कि फॉर फॉर्मेशन ऑफ द सोल पार्टनरशिप फर्म, जैसे मर्जी जब मर्जी स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है, बट हाँ कई जगह पे क्या है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जैसे आपकी जो टर्नओवर एक एक्सीड लिमिट एक्सीड करती है, तो वहाँ पे आपको क्या है कि जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। कई स्टेट है जहाँ पे वो कहते हैं कि आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर इज शिप इज फॉर्म्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय वन इंडिविजुअल। नो डीड और एग्रीमेंट इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, कंपनी में मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैं, ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। However, in actual practice and keeping in mind the nature of business activity, registration may be required under the following enactments as prevailing in the respective states or of central government as such as। अब मैंने एग्जाम्पल कई बार लिस्ट किया आपके सामने, शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट, जैसे हर एक स्टेट में ही है ये तो,
कि देखो सरकार को भी तो रिकॉर्ड चाहिए ना कि कितने स्मॉल बिजनेसेस नए स्टार्ट हो रहे हैं, कितने बंद हो गए हैं, वो सब। ठीक है, तो शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत क्या है, एक रजिस्ट्रेशन करवानी होती है अगर आपको एक छोटी सी दुकान भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, लॉ रिलेटेड टू प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, जहाँ पे हर स्टेट में नहीं है, जिन स्टेट में है प्रोफेशनल टैक्स के रिगार्डिंग लॉ, तो आपको क्या है कि प्रोफेशनल टैक्स पे करना होता है। रजिस्ट्रेशन अंडर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है। ठीक है, सिलेबस में भी है ये। ठीक है जी। तो आपको क्या है कि एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। रजिस्ट्रेशन एज ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्टेट स्पेसिफिक है ये। जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में तो चलो जीएसटी में पढ़ेंगे, इसी सिलेबस में है हमारे। ठीक है, कि जीएसटी की रजिस्ट्रेशन कब करवानी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई अपना कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, तो वहाँ पे क्या है कि आईपीआर की रिक्वायरमेंट भी होती है रजिस्ट्रेशन करवाने की अपने। ठीक है, तो आपको ये ओवरऑल पता लगा कि हाँ भी प्रोप्राइटरशिप में क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। ठीक है जी। चलिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है ये है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। अब क्वेश्चन है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। देखो, एक ऐसी सोसाइटी जो क्या है कि इसका जो बिजनेस है, ठीक है, वो क्या है कि एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में है। ठीक है, मोर देन वन स्टेट, यानी कि कह सकते हैं कि टू और मोर देन टू स्टेट्स। जो बिजनेस जो एक्टिविटी है इसकी, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट में है, उसे हम क्या बोल देंगे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, जैसे आप अमूल की एग्जांपल ले सकते हो। अमूल क्या है, एक, ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया। ठीक है, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एनेक्टेड इन 1984। जैसे आपके दिन देखा होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। अब कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अगर उनकी ब्रांचेस एक से ज़्यादा स्टेट में हैं, ठीक है, कई सारे आपने कोऑपरेटिव बैंक्स देखे होंगे, उनकी अगर ब्रांचेस एक से ज़्यादा स्टेट में, तो हम वो क्या बोलेंगे, ये क्या है कि एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट enacted in 1984 was modified in 2002 in keeping with the spirit of Model Cooperatives Act. Unlike the state laws, which remained as a parallel legislation to coexist with the earlier laws, MSC, MSCS Multi-State Cooperative Society Act 2002 replaced the earlier Act of 1984. ठीक है, समय क्या हो गया फिर, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 एट प्रेजेंट। ठीक है, Act and the rule thereunder facilitates the incorporation of cooperative societies whose object and functions spread over to several states. तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या कवर होता है, ऐसी सोसाइटीज जिसके फंक्शंस क्या हैं कि दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोथ प्राइमरी एंड फेडरल कोऑपरेटिव्स। अब दो तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है फेडरल। प्राइमरी क्या होती है, जिसके मेंबर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, जिसके मेंबर्स क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी हो सकते हैं। बट फेडरल के सभी मेंबर्स क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंजाब में क्या है, वेरका है। ठीक है, वेरका क्या है, एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। वेरका क्या है, एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अब वेरका के आगे क्या है बेटा, वेरका के आगे क्या है, इसके बहुत सारे गांव गांव में मेंबर्स जुड़े हुए हैं इसके। मेंबर्स क्या हैं आगे, वो प्राइमरी सोसाइटी हैं। अब प्राइमरी सोसाइटी में क्या है, उस गांव के जो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, वो मेंबर बने हुए हैं। तो जो विलेजेस में जो सोसाइटीज़ बन रखी हैं, तो एक प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। उसके आगे ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी किसकी मेंबर बन रखी है, वेरका की। तो वेरका की एक फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ठीक है, तो फेडरल में क्या होता है कि जितने के जितने मेंबर्स हैं, फेडरल में क्या है, जितने जो मेंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स होते हैं, यानी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी उसके मेंबर होती हैं। और जो प्राइमरी सोसाइटीज़ हैं, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं, साथ में इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ टाइप्स हैं, कहते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कुछ टाइप्स। अब ये किसी भी सेक्टर में हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिया था अभी आपका, जैसे दूध वाले सेक्टर में मैंने एग्जांपल दी थी। ठीक है, दूध वाले सेक्टर में मैंने एग्जांपल दिया है कि जैसे यहाँ पे क्या है कि जैसे आपका दूध के केस में क्या है कि मिल्क सोसाइटी जो है वो बनी हुई है, डेयरी जिसको बोल सकते हैं, डेयरी फार्मिंग वगैरह।
ठीक है। तो कुछ भी हो सकती है, ये सोलर के साथ जुड़ी हो सकती है, ठीक है, फार्मिंग के साथ जुड़ी हो सकती है, एग्रीकल्चर के साथ, रियल एस्टेट के साथ, ठीक है। फ्यू टाइप्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मल्टी स्टेट सोलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट सोलर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सोलर के साथ आ गई। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्रेडिट जहाँ पे लोन देना होता है, ठीक है, मेंबर्स को, किसी और को, ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, ठीक है। रियल एस्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डेयरी फार्म हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नेम सजेस्ट कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या है कि काम है इनका, उसी के अकॉर्डिंग। क्रेडिट की अगर एग्जांपल दें तो जैसे कि इनका क्या होता है कि ये क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं मेंबर्स को, ठीक है। ये क्या है कि इसका काम क्या है, उधार देना, पैसा उधार देना। फार्मिंग में फार्मिंग आ जाएगा, सोलर में बिजनेस क्या है, सोलर का बिजनेस है। फीचर्स हैं इसमें, सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स से इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया हुआ है कि कौन सी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेशल ऑडिट होगा सीए से, बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे इसको, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर नहीं सकते ये, डिविडेंड, ठीक है, डिक्लेयर करना है या नहीं करना, वो सब बातें इसमें हमने करनी है, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स में क्या है कि इनका जो बिजनेस है, ठीक है, मेंबर्स जो है इनके एक से ज़्यादा स्टेट में है, ठीक है, मल्टी स्टेट्स में, यानी दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स में सेपरेट होते हैं इनके मेंबर्स, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्ट शैल बी सर्विंग द इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इन मोर देन वन स्टेट, ठीक है। ये अपने मेंबर्स के इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते हैं एक से ज़्यादा स्टेट में, एक से ज़्यादा स्टेट में। एंड देयर बायलॉज शैल प्रोवाइड फॉर सोशल इकोनॉमिक बेटरमेंट ऑफ देयर मेंबर्स थ्रू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। देखो मेन मकसद क्या है इनका, जो मेंबर्स हैं एक से ज़्यादा स्टेट में, उनकी हेल्प करनी है, ठीक है। अब इन्होंने ये शब्द यूज़ किया है सेल्फ हेल्प। एक्चुअली क्या है कि ये जो कॉन्सेप्ट बनता है ना सोसाइटीज़ का, ये म्यूचुअल एजेंसी बेस्ड होता है। म्यूचुअल एजेंसी क्या है कि एक दूसरे की पारस्परिक सहायता, एक दूसरे की पारस्परिक सहायता, ठीक है। जैसे मेंबर्स ही पैसा डाल रहे होते हैं, ठीक है, और ये सोसाइटी जो बनती है, मान लो मार्केटिंग सोसाइटी है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है एक मार्केटिंग के लिए है, जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी है एक, तो जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट जो भी फार्मर्स जुड़े हुए हैं इनके साथ, उनके जो प्रोड्यूस हैं उसकी मार्केटिंग करती है ये एजेंसी, उनके प्रोड्यूस की मार्केटिंग एजेंसी करती है, उनकी जो कस्टमर ढूंढते हैं प्रोडक्ट्स के, प्रोड्यूस का जो कस्टमर्स हैं उनके, वो फाइंड आउट करती है, उनको आगे सेल करती है, तो प्रॉफिट्स हैं वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। एक तरह से सेल्फ हेल्प है, सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड है, ठीक है। आपस में मेंबर्स मिलकर सोसाइटी बना रहे हैं, जैसे मेंबर के जो प्रोड्यूस हैं उसकी आगे उसको करना, प्रोसेस करना हो गया, उसकी मार्केटिंग करना, सेलिंग करना, प्रॉफिट फिर मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये किसका काम होता है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम होता है बेटा, ठीक है। चलिए, टू सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड, जो मैं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, अदरवाइज दे आर इनएलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन। यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहला तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा आपका एक म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल है, यानी जो बनाई जा रही है सेल्फ हेल्प के लिए है, मेंबर्स बना रहे हैं, मेंबर्स के द्वारा चलेगी और मेंबर्स की सहायता के लिए है, ठीक है। जो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म्ड बाय मेंबर्स है, मेंबर्स इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, जो मेंबर्स हैं, ठीक है, वही पैसा डाल रहे हैं और उन्हीं मेंबर्स के द्वारा जो है चलाई जा रही है, और मेंबर्स के बेनिफिट के लिए ही ये चलाई जा रही है, आपस में एक तरह की सहायता एक दूसरे की, ठीक है। चलिए, बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 9 बोलता है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट का, ये क्या है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है, यानी लिबिलिटी लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। डिविडेंड है, तो कहता है कि कोई भी जो रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हम मेंबर्स में, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे कंपनी लॉ में क्या होता है कि हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो हम रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मेंबर्स में रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि केवल आप जो नेट प्रॉफिट है, केवल एक नेट प्रॉफिट जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अमंग्स मेंबर्स, ठीक है। बट जो रिजर्व्स पड़े हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। नो पार्ट ऑफ द फंड अदर देन नेट प्रॉफिट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर। चार्जिंग जाने वाली है, एक सेकंड भी है थोड़ी सी। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जो की जाएगी वो केवल एक रिकॉग्नाइज जो सिक्योरिटीज़ हैं, रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज़ हैं एज पर द, ये सब बता रखा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में, पर हमारे सिलेबस में बड़ा लिमिटेड सा है, हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, ठीक है, हमारे सिलेबस में बहुत लिमिटेड है, ठीक है, हम उतना ही कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत कुछ है डिटेल में। तो अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं इसको तो गूगल में जाइए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट,
ठीक है। सर्च मारिए गूगल में, आप पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जितना मर्जी स्टडी करते जाओ। ठीक है। कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, तो कहते हैं कि कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज और लोन्स टू नॉन मेंबर्स और बोरिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज आर प्रोहिबिटेड। तो जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, और वो इवन के जो लोन भी देने हैं या बोरिंग भी करनी है, वो मेंबर से ही लोन लो, मेंबर को ही लोन दो। एक्सटर्नल सोर्सेज से ना लोन ले सकते हैं, ना एक्सटर्नल लोगों को लोन दे सकते हैं। ठीक है। एनुअल ऑडिट मैंडेटरी है, ये करवाना ही करवाना है, ये सीए करता है इन प्रैक्टिस। स्पेशल ऑडिट सीजी कहेगी जहाँ पे लगता है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, वो एक म्यूचुअल एजेंसी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही। ठीक है। जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जो प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेज हैं उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, तो फिर इसका स्पेशल ऑडिट करवाया जा सकता है बाय सीजी। सीजी में डायरेक्ट फॉर स्पेशल ऑडिट इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सोसाइटीज अफेयर्स आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स और प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। ठीक है। जो इनकी कामकाज हैं, ये याद रखना, कामकाज क्या है, इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स या प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस के अकॉर्डिंग नहीं किए जा रहे। ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, तो इसमें जो आगे भी डिटेल में लिखा हुआ है आगे जाके कि मेंबर की संख्या जो इंडिविजुअल्स हैं वो कम से कम कितने होनी चाहिए, 50। ठीक है। और जहाँ पे मेंबर्स क्या हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, तो 5 लोगों द्वारा, 5 सोसाइटीज़ के द्वारा कम से कम साइन होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। एनी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ विच ऑल द मेंबर्स आर इंडिविजुअल्स, जहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है, जो हमने सब रजिस्ट्रार को लगानी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो अगर सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल हैं तो कम से कम 50 मेंबर्स के द्वारा हर एक स्टेट में, जैसे मान लो दो स्टेट में है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो हर एक स्टेट का 50 मेंबर से कम वो साइन करवाना है। शुड बी साइंड बाय एटलीस्ट 50% फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स कंसर्न्ड इन केस ऑफ सोसाइटी ऑफ विच मेंबर्स आर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। तो कम से कम क्या है, कम से कम 5 सच रजिस्टर्ड जो सोसाइटीज़ हैं, 5 ऐसे जो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं, उनके द्वारा ये रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन साइन होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो है, अगर सारे के सारे मेंबर्स इंडिविजुअल हैं, तो हर एक स्टेट जहाँ पे इनका बिजनेस है, ठीक है, जहाँ पे ये वर्क करती है, तो हर एक स्टेट के 50 जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनसे साइन करवा के जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमने देना है, एप्लीकेशन लगानी है रजिस्ट्रेशन की। अगर मेंबर्स सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो एटलीस्ट 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं उनसे साइन करवा के, ठीक है, वो कैसे साइन करेंगे, उनके आगे जो भी नॉमिनी होंगे, ठीक है, साइन करवा के एप्लीकेशन लगानी है सब रजिस्ट्रार को। ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं चार्जर लगाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है, वो है बेनिफिट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बेनिफिट्स क्या हैं? ठीक है। अब बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, अब जैसे इसके मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, ठीक ठाक से हैं, तो क्या है कि उनको अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको लोन दिया जा सकता है। अगर ये किसी प्राइवेट लेंडर के पास जाएंगे तो इंटरेस्ट आपको पता है 35%, 40%, 50% भी होते हैं। ठीक है। उनका तरीका ही ऐसा होता है कि आपको देंगे 50,000 रुपये, दे देंगे 50,000 रुपये, आपको बोलेंगे कि हाँ भी आपने हर दिन का 200 रुपये देना है। ठीक है। 50,000 दिया आपको, बोलेंगे कि आपको 500 दिन के लिए क्या है कि 500 डेज के लिए आपको 150 रुपये डेली का देना है या 200 रुपये डेली का देना है। आपको लगेगा यार इंटरेस्ट कितना बढ़ा, 50,000 के पीछे आपने, चलो मान लो आपने 150 रुपये डेली का दिया 500 डेज के लिए, तो आपको लगेगा आपने 75,000 पे किया है। चलो कोई नहीं यार, 1.5 साल भी तो यूज़ किया है, ठीक है ऐसा। बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप तो डेली पे ही कर रहे हैं, तो उसका अगर आप कंपाउंडिंग वगैरह देखोगे, आपको इंटरेस्ट बहुत बन जाएगा, 100-150% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है वो। ठीक है। तो ऐसा, तो बेनिफिट्स ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कहते हैं तो लोन दिए जाते हैं इसमें टू द पुअर एट रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। MSCS यानी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी provides loan at reasonable rates of interest to the poor. This benefits them as they do not have to go to the financiers who lend at higher rate. ठीक है। बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। मैं आपको ये भी प्रैक्टिकली बात बता दूं, ठीक है, आपको लोन्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। जैसे आपको बताना ना, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए, मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट में लोन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट सही की है, जैसे आपने घर बनाया, घर तो ठीक है, आपने इंपॉर्टेंट अच्छी जगह बनाया,
ठीक है, सही प्राइस पे आपने प्लॉट खरीद लिया, सब कंस्ट्रक्शन भी अच्छे से करवा ली, मेहनत से करवा ली, बट अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, 1-1.5%, 2% हाई है, ठीक है, तो वही आपकी बस करवा देगा, वही आपकी बस करवा देगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, तो फाइनेंसिंग भी लॉन्ग टर्म होती है इनमें, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई हो जाते हैं यहाँ पे कई बार, अगर हम पूरी जांच पड़ताल करके लोन नहीं लेते। ठीक है, पैन इंडिया फंक्शनिंग, ठीक है, MSCS कैन फंक्शन पैन इंडिया एज दे कैन स्टार्ट ब्रांचेस इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, क्योंकि नाम ही क्या है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कम से कम 2 स्टेट में तो वैसे ही होना चाहिए। ठीक है, आगे जैसे जैसे इनको लगता है वैसे वैसे आगे इसको बढ़ा सकते हैं। लेस compliances as regulatory requirements of filing etc is minimum, MSCS have low compliance cost, सेंस ऑफ बिलोंगिंग, क्योंकि सारा कुछ है ही किसके कंट्रोल में है, मेंबर्स के, तो मेंबर्स को से ही पैसा ले रहे हैं, मेंबर्स को ही दे रहे हैं, मेंबर्स की म्यूचुअल हेल्प के लिए, एड के लिए बनाई गई है, तो मेंबर्स को लगता है कि जैसे हमारी ही है। ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी belongs to its members who are at the same time the owners and the customers of the society. दिस क्रिएट्स ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड ओनरशिप अमंग द मेंबर्स। ठीक है, जैसे क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, यहाँ पे पैसा इन्वेस्टर डाल रहे हैं, आगे जो अपने मेंबर्स हैं उन्हीं को दिया जा रहा है वो लोन पे। ठीक है, जिनके पास सरप्लस है वो डाल रहे हैं, उनको जरूरत है वो ले लेते हैं वहाँ से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये थोड़ा क्राइमिंग वाला पार्ट है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 1 शुड बी फाइल्ड विद द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू दिल्ली। ठीक है, देखो अब ये स्टेट का मसला नहीं है, अब ये मल्टी स्टेट आ गई है, मल्टी स्टेट है, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन लगानी है वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास लगानी है। नॉर्मल आप बनाते हैं सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो ठीक है, आप स्टेट में एप्लीकेशन लगा देते हैं, हर एक स्टेट के लॉ भी अलग है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है, मल्टी स्टेट है, यहाँ पे मल्टी स्टेट है, तो यहाँ पे जो सेंटर का लॉ है वो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टेट का मुद्दा आ जाता है। ठीक है, तो आपको जो एप्लीकेशन लगानी है, जो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार है, यहाँ पे स्टेट का कोई रजिस्ट्रार नहीं, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार है ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी न्यू दिल्ली, उसके पास लगानी है, अलॉन्ग विद द फॉलोइंग इनक्लोजर्स। साथ में क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक स्टेटिंग द क्रेडिट बैलेंस देयर इन फेवर ऑफ प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी इनका अकाउंट चल रहा होगा, करंट अकाउंट वगैरह, उसमें वो एक बैंक से सर्टिफिकेट ले लेना है भी, ठीक है, इस सोसाइटी का एक सर्टिफिकेट, ये बैंक बैलेंस है इसका। स्कीम एक्सप्लेनिंग हाउ द प्रपोज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज रीजनेबल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिकमिंग ए वाइबल यूनिट, एक स्कीम बताएंगे भी, यहाँ भी जो ये काम करना चाहते हैं भी, ये एग्रीकल्चर का है, फार्मिंग है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग है, क्रेडिट है, सोलर है, क्या है, रियल एस्टेट है, तो बताएंगे कि ये हमारी जो सोसाइटी है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है एज ए वाइबल यूनिट, यानी एक वाइबल यूनिट मतलब कल को हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, मेंबर्स को भी बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, 4 कॉपीज ऑफ बाईलॉज, जो इनके बाईलॉज होते हैं, जो इनका जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कंपनियों में आर्टिकल्स पढ़ते थे हम, ऐसे इनके बाईलॉज हैं। ठीक है, जैसे तो इंटरनल फंक्शनिंग किस प्रकार से, ठीक है, रेगुलेट की जाएगी। प्रपोज्ड एरिया ऑफ ऑपरेशंस फॉर द रजिस्ट्रेशन शैल इनिशियली बी परमिटेड फॉर 2 कंटेगियस स्टेट्स ओनली। स्टार्टिंग जो है दो साथ लगती जो स्टेट्स हैं, शुरुआत जब इनिशियली जो शुरुआत की जाएगी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि आप 10-10 स्टेट्स के काम इकट्ठा कर रहे हैं शुरुआत से ही, तो स्टार्टिंग में तो केवल मैक्सिमम 2, सॉरी शुरुआत में 2 जो कंटेग्यूअस जो साथ साथ लगती स्टेट्स हैं उनकी फंक्शनिंग आपको अलाउ की जाएगी। जैसे जैसे आपका यूनिट वाइबल होता जाएगा, ठीक है, वाइबिलिटी बढ़ती जाएगी बिजनेस की आपकी, तो फिर आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ 50 मेंबर्स फ्रॉम ईच स्टेट, ठीक है, जो भी 2 स्टेट आप मान लो, तो हर 2 स्टेटों से क्या है कि एक 50-50 मेंबर की लिस्ट देनी है आपने। लिस्ट हैज़ टू बी सबमिटेड इन द फॉर्मेट अनेक्स्ट, फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002 अलॉन्ग विद द कॉपीज ऑफ आईडी प्रूफ्स ऑफ मेंबर्स ड्यूली अटेस्टेड बाय चीफ प्रमोटर। ठीक है, तो जो एक जो चीफ प्रमोटर है, ठीक है, उसके द्वारा अटेस्ट किए जाएंगे इन सब मेंबर्स की, जो 50 मेंबर्स हैं उनकी जो आईडी प्रूफ की कॉपीज जो हैं। ठीक है, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन passed by the proposed society along with the certified copies of resolution promoters which shall specify the names and address of one of the applicants to whom the central registrar may address correspondence under the rules before registration and dispatch or hand over registration documents। देखो जब तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो किसी न किसी को तो ऑथराइज करना ही पड़ेगा। यहाँ भी ये इंडिविजुअल है जो क्या है कि जिसको जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ, ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है। तो जो भी सोसाइटी ने, प्रपोज सोसाइटी ने जो भी रेजोल्यूशन पास किया होगा, उसके जो भी मैनेजमेंट बनाई है उन्होंने, नहीं, ठीक है, जो भी प्रपोज रेजोल्यूशन पास किया गया उसका सर्टिफाइड कॉपी दे देनी है साथ में,
सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, इसमें क्या है कि उस बंदे का एप्लीकेंट या एप्लीकेंट्स का नाम या एड्रेस स्पेसिफाई किया हुआ है, जो क्या है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकता है जब तक ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर नहीं हो जाती। कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ चीफ प्रमोटर या सोसाइटी ऑन कवर पेज। ठीक है, ये बेसिक डिटेल देनी है हमें। ठीक है, एक तो क्या है कि फॉर्म नंबर 1 लगा दिया, उसके साथ ये सब डॉक्यूमेंट दे दिए। ठीक है, बैंक का हो गया, एक तो बैंक का सर्टिफिकेट हो गया कि इनका भी अकाउंट है। ठीक है, पहला फोकस किस पे है हमारा, बैंक के ऊपर। बैंक का दे दिया एक डिटेल, बैंक सर्टिफिकेट दे दिया। उसके अलावा जो हमारी स्कीम है कि कैसे हम इसको एक वाइबल यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और जो बाय लॉज है, ठीक है, उसकी कॉपीज हो गई, बाय लॉज हैं उसकी कॉपी हो गई। ठीक है, और हमारा जो प्रपोज एरिया ऑफ ऑपरेशन है जहाँ पे हमने काम करना है, ठीक है, उसकी डिटेल दे देगी। और जो 50 मेंबर्स की लिस्ट है, एटलीस्ट 50 मेंबर्स की जो लिस्ट है, ठीक है, और इनके जो आईडी प्रूफ्स हैं ड्यूली सर्टिफाइड बाय द चीफ प्रमोटर होने चाहिए, और जिसको ऑथराइज किया हुआ है कि यहाँ भी जो सेंट्रल रजिस्ट्रार के साथ जो कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, ठीक है, पत्राचार करेगा, वो सब। के अलावा जो चीफ प्रमोटर है या सोसाइटी ही का एक जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल है, जिससे क्या है कि कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। कहते हैं कि जहाँ पे सोसाइटीज जो बनाई गई हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी काहे को बनाई गई हैं, हैविंग ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट एंड फॉर मल्टी-पर्पस सोसाइटीज फॉलोइंग एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट मेंशन एट पॉइंट ए। ये भी देने साथ में। कहते जो बनाई गई हैं थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट के लिए। थ्रिफ्ट मतलब जिनके पास सरप्लस है, स्मॉल स्मॉल सेविंग्स है, वो जमा करवा सकते हैं। और सोसाइटी अब जिन लोगों को जरूरत है, जिन मेंबर्स को, उनको उधार पे दे सकती है अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो प्लस ऐसी सोसाइटीज, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि कुछ और क्या है कि जो अपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं, ठीक है, एंड फॉर मल्टीपर्पज, जहाँ पे क्या है कि पर्पस जो है मल्टी है, ऑब्जेक्ट एक नहीं है, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे, तो ये डॉक्यूमेंट भी लगाने हैं। पहला, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ द स्टेट्स यूटी वेयर द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी इज प्रपोज टू बी कन्फाइंड। कहते हैं कि देखो, अब हर एक स्टेट का अलग अलग रजिस्ट्रार होगा। मैंने बताया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है, उनके तहत हर एक स्टेट का अपना रजिस्ट्रार होता है। तो चलो ठीक है, ये मल्टी स्टेट है, तो मल्टी स्टेट में क्या है कि जो दिल्ली वाला सेंट्रल रजिस्ट्रार है, उसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, अब जो भी आपके, जैसे मान लो अब 2 स्टेट में एक जो सोसाइटी है काम करेगी, अब पंजाब में और हरियाणा में। तो पंजाब तथा हरियाणा के जो भी रजिस्ट्रार होंगे, ठीक है, उनसे एक एनओसी लेनी है, उनसे एक एनओसी लेनी है कि वेयर द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सोसाइटी प्रपोज टू बी कन्फाइंड। उनसे एक एनओसी लेनी है भी, उनको किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट द क्रेडेंशियल ऑफ चीफ प्रमोटर्स हैव बीन वेरीफाइड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ द स्टेट वेयर द हेड ऑफिस इज प्रपोज टू बी लोकेटेड। ठीक है, और एक जो सब जो रजिस्ट्रार है, जैसे मान लो पंजाब दिल्ली की मैंने एग्जांपल ली, अब पंजाब का जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, उससे आप एक सर्टिफिकेट वेरीफाई करवा के लेते हो कि हाँ भी जो भी क्रेडेंशियल दिए गए हैं चीफ प्रमोटर के, प्रमोटर्स के, ठीक है, जैसे मान लो पंजाब का है वो प्रमोटर या चीफ प्रमोटर, इसके जो क्रेडेंशियल है वो सही है बिल्कुल। ठीक है, जो इसके बारे में बताया गया है वो सच सही है। ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन द ओरिजिनल विद द सिग्नेचर्स ऑफ चीफ प्रमोटर ऑन ईच पेज। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो सबमिट किए जाएंगे ओरिजिनल में। उसमें क्या है कि साइन कौन करेगा, चीफ प्रमोटर साइन करेगा या प्रमोटर ऑन ईच पेज। Societies which are already listed under the Multi-State Cooperative Societies Act and are desirous of expanding their area of operation falling under category B, यानी कि जो पहले जो सोसाइटीज थी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, पहले ही वो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, उनका जो बिजनेस है एक जगह पे चल रहा है। ठीक है, उनका सॉरी बिजनेस एक है, मल्टी बिजनेस नहीं है, मल्टी ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव एक है। अब वो अपने ऑब्जेक्टिव को बढ़ाना चाहते हैं, यही था ना क्लोज बी में क्या था कि यहाँ पे मल्टी पर्पस है, मल्टी मल्टी ऑब्जेक्टिव है, यानी कि अब पहले उनका ऑब्जेक्टिव एक था, आज वो ऑब्जेक्टिव को बढ़ाना चाहते हैं। आर डिजायर्स ऑफ एक्सपेंडिंग द एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉलिंग अंडर बी, यानी वो अपने जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, 2 3 4 ऐसा करना चाहते हैं। अब शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एनओसी एज मेंशन एट बी सब सेक्शन 1। ठीक है, तो एक एनओसी लेके देंगे रजिस्ट्रार से, जो रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा वहाँ का, उससे एक एनओसी लेके देंगे। ठीक है, एप्लीकेशन शैल बी साइंड बाय। अब ये ध्यान रखना कि जो ये फॉर्म 1 है जो अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है, मल्टी अपना सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली को किया जा रहा है, ये साइन कौन करेगा। हमने अभी स्टार्टिंग में बात की थी जहाँ पे मेंबर्स सारे के सारे इंडिविजुअल्स हैं, वहाँ पे क्या है कि हर एक स्टेट में 50 जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं कम से कम, उनसे साइन करवा के देने हैं।
अगर सारे के सारे मेंबर्स क्या हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो कौन है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि कम से कम 5 जो इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं उनके साइन करवाने हैं। इन द केस ऑफ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ विच ऑल मेंबर्स आर इंडिविजुअल बाय एटलीस्ट 50% फ्रॉम ईच ऑफ द स्टेट्स कंसर्न, कम से कम 50 जो इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनसे साइन करवाने हैं हर एक स्टेट से, ठीक है। In case the members are cooperative societies by duly authorized representatives on behalf of at least 5 such societies as are not listed in the same state, ठीक है। तो जहाँ पे मेंबर्स क्या हैं इनके इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं, ठीक है, तो कम से कम 5 सच सोसाइटीज़ जो सेम स्टेट में ना हो, अलग अलग स्टेट की हों, ठीक है। ये ना हो कि सारी सोसाइटीज़ एक ही स्टेट से हों, ठीक है। तो 5 सच सोसाइटीज़ के साइन करवाने हैं। यहाँ पे मेंबर्स क्या हैं, अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। पहले केस में क्या था, मेंबर सारे के सारे क्या हैं, इंडिविजुअल्स हैं। दूसरे केस में था मेंबर सारे के सारे क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है। तीसरे केस में क्या है कि मेंबर्स जो हैं अदर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं और अदर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, तो बाय ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच ऑफ सच सोसाइटी, ठीक है। तो जो ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं ऐसी सोसाइटीज़ के, उनसे साइन करवाने हैं। हाउएवर नॉट लेस देन 2 ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ शैल बी सच एज आर नॉट रजिस्टर्ड इन द सेम स्टेट, कि कम से कम 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐसी हों जो सेम स्टेट में रजिस्टर्ड ना हुई हों, ठीक है। अगर कहते हैं कि जो मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं एंड इंडिविजुअल्स भी साथ में हैं, एक तो क्या है कि खाली इंडिविजुअल्स हैं तो कम से कम 50 इंडिविजुअल मेंबर से साइन करवा लो, या फिर जो मेंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, तो कम से कम 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज से साइन करवा लो। ये ऐसा ना हो कि वो सारी सेम स्टेट्स हो, ये ध्यान रखना है। फिर मेंबर्स क्या हैं कि कहते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, तो कहते हैं हर एक सोसाइटी से साइन करवाने हैं आपने। और ध्यान ही रखना है कि हाँ भी कम से कम 2 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ऐसी हों जो सेम स्टेट से ना हों। फिर कहते हैं कि जहाँ पे मेंबर्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं एंड साथ में इंडिविजुअल्स भी हैं, यानी इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स भी हैं साथ में इंडिविजुअल्स भी हैं, तो वहाँ पे साइन किससे करवाएंगे, कम से कम 50 इंडिविजुअल मेंबर्स फ्रॉम ईच ऑफ द 2 स्टेट्स और मोर एंड 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी ईच फ्रॉम 2 स्टेट्स और मोर और 1 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कम से कम हर स्टेट से जो 50 मेंबर है कम से कम उनसे साइन करवाएंगे, ठीक है। एंड साथ में क्या है कि एक सोसाइटी से भी साइन करवाने हैं, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से भी साइन करवाने है, ठीक है। तो आपने सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन लगा दी है, वो कोशिश करेगा कि जब एप्लीकेशन आई है उसके 4 महीने के अंदर एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ कर दे। अगर 4 महीने के अंदर वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता तो मान लिया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन हो गई है, ठीक है। अगर वो फेल्स टू कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल तो एप्लीकेंट विद इन द 4 मंथ्स एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड फॉर रजिस्ट्रेशन। मान लिया जाएगा कि जो एप्लीकेशन है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेप्ट कर ली गई है, ठीक है। एंड द सेंट्रल रजिस्ट्रार शैल इशू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट in accordance with the rules made thereunder, which shall be conclusive evidence that the society is registered under the MSC Act 2002, ठीक है। तो कहने के बाद क्या है कि जो एक रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, मान लिया जाएगा हो गई है, ठीक है। और कहते हैं कि अब लास्ट में क्या है, सेंट्रल स्टार ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देना है। अब जिसे क्या है कि क्या माना जाएगा बेटा, कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है कि जिसको कल को चैलेंज नहीं कर सकते। एक एविडेंस होता है कि कल को चैलेंज कर सकते हैं। अब मान लो इसमें क्या है कि जैसे डेट्स मेंशन कर देगी 5 अगस्त, यहाँ भी जो रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है 5 अगस्त, तो इस डेट से 5 अगस्त से क्या मान लिया जाएगा, इसे एक बॉडी कॉर्पोरेट मान लिया जाएगा, ठीक है। इस सोसाइटी को क्या मान लिया जाएगा, इस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या मान लिया जाएगा, एक बॉडी कॉर्पोरेट, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। इस दिन से ही अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ऑन नेम वगैरह, ठीक है ना, ठीक है। तो हमें ये कुल मिला के क्या समझ आया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट है 2002। इसमें क्या है कि जो इसमें जो मेंबर्स हैं वो इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, एक 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट से। अब ये मेंबर्स जो है इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं खाली, या फिर खाली इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हो सकते हैं, या इंडिविजुअल्स प्लस इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हो सकते हैं। वो साइनिंग की हमने बात देखी कि जहाँ पे सिर्फ इंडिविजुअल्स ही मेंबर हैं तो 2 स्टेट से कम एटलीस्ट 50 मेंबर हर स्टेट से साइन करेंगे, ठीक है। जो फॉर्म लगाना है फॉर्म नंबर 1 टू द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ न्यू दिल्ली, ठीक है, उसके पास। अगर मेंबर्स सारे के सारे क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स हैं, तो एटलीस्ट अगर सारे के सारे जो मेंबर्स हैं
वो कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो एटलीस्ट 5 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है, जो डिफरेंट कम से कम 2 स्टेट से हों, वो साइन करके देंगी। जहाँ पे मेंबर्स क्या हैं, ठीक है, जहाँ पे मेंबर्स क्या हैं कि सारे के सारे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं। तो कम से कम तो हर एक स्टेट, हर एक मल्टी स्टेट ने क्या करना है, सोसाइटी ने साइन करना है इसके ऊपर, ठीक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी हैं, साथ में इंडिविजुअल मेंबर्स भी हैं, ठीक है। तो फिर क्या है कि जो मेंबर्स हैं एटलीस्ट 50 हर एक स्टेट से वो साइन करेंगे, और जो सोसाइटी है वो भी साइन करेंगी, ठीक है ना। तो बेसिक्स ये रिक्वायरमेंट है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात की हमने, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगवाने हैं, एनओसी वगैरह। तो आपने क्या है कि ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला जो टॉपिक है, जो वेरी इजी है, उसमें जो इजी सबसे था, जो बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ठीक है, वो टॉपिक आपने बड़े अच्छे से देखना है, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक हमने किया था कि बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक, तो लोन दिया जा सकता है अफोर्डेबल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे इंडिविजुअल्स को, मेंबर्स को, और ये पैन इंडिया लेवल पे भी फंक्शनिंग कर सकती है, ठीक है। कंप्लाइंसेस कम है, ठीक है। और क्या है कि जो मेंबर्स हैं, जो पैसा डाल रहे हैं, उनको क्या है कि जैसे खासकर जो क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, मेंबर को जब पैसा चाहिए मिल जाता है उनसे, ठीक है। और जब मर्जी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं, ब्याज कमा सकते हैं, तो इससे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी आती है। उसके साथ क्या, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी साथ में आती है, ठीक है जी। चलिए बेटा, इस सेशन में इतना ही है। इस सेशन में हमने 2 टॉपिक किए हैं। एक पार्टनरशिप का टॉपिक कवर किया हमने, और दूसरा हमने किया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, ठीक है। अगर आप मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के बारे में कुछ और भी डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप सिंपली गूगल पे सर्च मारिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 PDF। तो आप क्या है कि काफ़ी जानकारी उससे ले सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। थैंक यू बेटा।